ये कहानी है कर्ट की, जिसे उसकी पार्टी से ये कहकर निकाल दिया जाता है कि तुम तो एक नंबर के निकम्मे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। पर दोस्तों असल बात तो ये थी कि कर्ट के पास ट्रिपल एस रैंक की एबिलिटीज हैं, जिनके बारे में कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि कर्ट खुद भी नहीं जानता। तो आइए देखते हैं कि कर्ट अनजाने में ही अपनी ताकतों से क्या क्या धमाल मचाने वाला है। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि फेंडर, जो कि एक एस रैंक मॉन्स्टर है, वो अकेला ही पूरे एक गांव को तबाह करने की ताकत रखता है और इसीलिए उसे हराने के लिए एक गांव के लोग द फ्लेमिंग ड्रैगन फैम नाम की पार्टी को हायर करते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक बंदना नाम की लड़की उस मॉन्स्टर को अपनी रस्सी से बांध लेती है, पर वो मॉन्स्टर अपनी ताकत से बंदना को दूर फेंक देता है। सो तभी एक प्रीस्टेस बंदना को हील कर देती है। बंदना फिर से उस मॉन्स्टर को बांध लेती है, जिसके बाद इनका लीडर गोल्डनोवा अपनी फ्लेमिंग स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। वैसे इन तीनों के अलावा इनकी पार्टी में एक और बंदा होता है, पर वो किसी काम का नहीं होता, और यही नाकारा लड़का है हमारा मेन कैरेक्टर कर्ट, जिसे सिर्फ घर के काम करना ही आता है। अब अगले सीन में हम इन सभी को खाना खाते हुए देखते हैं। कर्ट इनके लिए खाना बना रहा था, पर तभी बंदना कहती है कि आज हम कर्ट के हाथ का बना खाना आखिरी बार खाने वाले हैं। ये बात सुन वो पूछता है कि बंदना क्या कह रही है। गोल्डनोवा कहता है, मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ क्योंकि तुम्हें घर के काम के अलावा कुछ नहीं आता। अरे तुम तो एक स्लाइम को भी नहीं हरा सकते। तभी प्रीस्टेस मार्ले कहती है, एक पार्टी में सिर्फ 4 लोग हो सकते हैं। अगर हमें अपनी पार्टी को और भी ताकतवर बनाना है तब हमें तुम्हें निकालकर किसी मेज को भर्ती करना होगा। और जब कर्ट इन्हें समझाने की कोशिश करता है तब गोल्डनोवा उसके पेट में लात मार देता है, जो देख ये दोनों लड़कियां हंसती हैं और इसी तरह कर्ट को पार्टी से निकाल दिया जाता है। और अब कर्ट का असल सफर शुरू होता है। अब कर्ट के पास बहुत कम पैसे बचे थे, इसीलिए वो काम ढूंढने के लिए एक वर्क स्टेशन आता है, पर उसके अंदर आते ही एक लड़की वहाँ उसका स्वागत करती है। कर्ट बताता है कि वो यहाँ काम ढूंढने आया है। जो बात सुन कृष्ण नाम की ये लड़की कर्ट से उसकी इन्फॉर्मेशन लेने लगती है। हमें पता चलता है कि कर्ट 15 साल का है और वो शीन माउंटेन्स के हेस्ट ब्लेज से आया है। पर दोस्तों कृष्ण ने इस गांव के बारे में पहले कभी नहीं सुना था, जिसके बाद कर्ट बताता है कि वो कल तक डबल एस रैंक पार्टी द फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग में झाड़ू पोछा किया करता था। जो सुन कृष्ण कहती है कि तुम्हें काम आराम से मिल जाएगा क्योंकि तुम एक डबल एस रैंक पार्टी में काम कर चुके हो, बस अब ये देखना बाकी है कि तुम्हारे पास क्या काबिलियत है। दोस्तों इस दुनिया में भगवान सभी को किसी न किसी ताकत के साथ पैदा करते हैं और जितनी बढ़िया आपकी काबिलियत होगी उसी के आधार पर आपको रैंक दी जाएगी। साथ ही दोस्तों कम रैंक वाला बंदा अपनी तलवार से लोहे को नहीं काट पाएगा, पर बड़ी रैंक का बंदा ये काम आसानी से कर लेगा। और कर्ट को भी लग रहा था कि उसके पास भी कोई गजब की काबिलियत होगी, पर भाई उसकी सारी रिपोर्ट्स रैंक जी की आती हैं। भाई के पास लड़ाई की कोई काबिलियत नहीं है। सो क्रिश कहती है कि शायद से तुम्हारे पास क्राफ्टमैनशिप की काबिलियत हो, पर उसकी जांच 1 हफ्ते बाद ही हो पाएगी क्योंकि हमारा टेक्नीशियन छुट्टी पर है। पर कर्ट बताता है कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। इसीलिए क्रिश अब कर्ट से कुछ बोरियां उठाने को कहती है। कर्ट बोरी उठाने की कोशिश करता है, पर एक ही बोरी उसे बहुत ज्यादा भारी लगती है। पर क्रिश देख लेती है कि कर्ट थोड़ा बहुत तो कंस्ट्रक्शन का काम कर ही लेगा। क्रिश बताती है कि टाइकून के मार्ग्रेविएट में एक फ्रंटियर टाउन है जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्या तुम वहां काम करना चाहोगे? कर्ट कहता है हाँ बिल्कुल। अगले सीन में कर्ट उस जगह पर काम करने के लिए पहुंच जाता है। अब कर्ट को देख ये बंदा कहता है, देखो बच्चे, मैं तुमसे सिर्फ एक बार ही ये कहूंगा, तुम्हें सीमेंट को वहाँ दीवारों पर लगाना है। कर्ट मन में सोचता है कि क्या उसे सीमेंट को माना के साथ इन्फ्यूज करना होगा, जिससे सीमेंट की ताकत और बढ़ जाएगी। पर ये महाशय वहाँ से ये कहकर चले जाते हैं कि मैं 3 घंटे बाद तुम्हारा काम चेक करने के लिए आऊंगा, तब तक पूरी शिद्दत के साथ काम करो। कर्ट को लगता है कि इन महाशय ने सीमेंट को माना के साथ इन्फ्यूज करने की बात कर्ट को इसीलिए नहीं बताई क्योंकि उनकी नजरों में कर्ट किसी काम का नहीं है। फिर कर्ट अपना काम करना शुरू करता है, लेकिन 3 घंटे बाद जब वो महाशय आकर काम देखते हैं तब उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि कर्ट एक तरफ की पूरी दीवार का काम कर चुका था। इस लड़के ने बस 3 घंटे में ही आधी दीवार का काम कर लिया। वो कर्ट से पूछते हैं कि उसने ऊपर का काम कैसे किया क्योंकि वहाँ पहुँचने के लिए यहाँ कोई सीढ़ियाँ नहीं है। कर्ट बताता है कि उसने यहीं से सटीक निशाना लगाकर सीमेंट को फेंका और उसके बाद बड़ी सी लकड़ी से सीमेंट को दबा दिया। अब जो कर्ट ने कहा उसे मानना बहुत मुश्किल है, पर महाशय अपनी आंखों से सब देख रहे हैं। वो कर्ट से पूछते हैं तुम कब तक यहाँ काम करोगे?
कर्ट बताता है कि एक हफ्ते, जिसके बाद ये महाशय आज के काम के लिए कर्ट को उसके पैसे दे देते हैं। कर्ट यहाँ काफी खुश होता है क्योंकि उसे यहाँ अपनी मेहनत का फल मिला। और दोस्तों ऐसे ही 3 दिन बाद हम देखते हैं कि कर्ट इस पूरी दीवार का काम कर चुका है। और यही देख लोग बहुत हैरान होते हैं कि इतनी बड़ी दीवार का काम इतने कम वक्त में कैसे हो सकता है। और यहाँ पर ये महाशय भी कर्ट को जाने के लिए कह देते हैं क्योंकि ये दीवारों का काम उन मजदूरों के लिए था जो मेहनत करके पैसा कमा सकते थे। पर कर्ट इतनी तेजी से काम करता है कि दूसरों को देने के लिए पैसे बचते ही नहीं। और मुझे तो तुम्हारी काबिलियत डबल एस रैंक की लगती है, नहीं ट्रिपल एस रैंक की। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। और कर्ट को लगता है कि वो महाशय कर्ट से पीछा छुड़वाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कर्ट से कुछ भी बोल दिया। जिसके बाद कर्ट फिर से वर्क स्टेशन आता है। पर क्रिश यहाँ कुछ नहीं कर सकती क्योंकि इनका टेक्नीशियन अब तक वापस नहीं आया। तभी यहाँ हम एक लड़की को रिसेप्शनिस्ट के साथ थोड़ी बहस करते हुए देखते हैं। इसीलिए क्रिश उसके पास आकर पूछती है कि क्या हुआ। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि इन मोहतरमा को एक असिस्टेंट चाहिए, पर ये उस असिस्टेंट को उसके पैसे तभी देंगी जब इनका काम सक्सेसफुल होगा। ये मोहतरमा बताती है कि अगर इन्होंने एक हफ्ते में अपना काम पूरा नहीं किया तब कुछ लोग इनके माउंटेन पर कब्जा कर लेंगे। सो तभी कर्ट वहाँ आकर कहता है, मैं आपका ये काम करने के लिए तैयार हूँ। अब मोहतरमा कर्ट जैसे बच्चे से काम नहीं करवाना चाहती थी, पर उनके पास भी कोई दूसरा चारा नहीं था। इसीलिए ना चाहते हुए भी वो कर्ट को अपना असिस्टेंट बना लेती हैं। जिसके बाद कर्ट उन मोहतरमा के साथ जाने लगता है। उसके जाते ही हम देखते हैं कि क्रिश ये सोचने लगती है कि कर्ट कितना अच्छा है और वो कितना प्यारा भी है। पर तभी उसकी कलीग उसे बताती है कि कर्ट ने कंस्ट्रक्शन का जो काम किया है उसका पेचेक आ चुका है। पर ये देख क्रिश के होश उड़ जाते हैं कि कर्ट का ये पेचेक 200 गोल्ड कॉइन का होता है। और इसी हैरानी में वो इन बोरियों से टकराकर गिर जाती है। और दोस्तों इसके बाद हमें पता चलता है कि ये बोरियां वजन उठाने के लिए नहीं हैं, बल्कि ये चेक करने के लिए हैं कि किस शख्स के अंदर कितना माना है। जिसके अंदर जितना ज्यादा माना होगा ये बोरियां उस शख्स के लिए उतनी ही ज्यादा भारी रहेंगी। और जब क्रिश एक बोरी को उठाती है तब उसे ये भारी तो लगती है, पर इतनी भारी नहीं जितनी कर्ट को लगी थी। वहीं दूसरी ओर कर्ट इन मोहतरमा के साथ था और इन मोहतरमा का नाम यूलिशिया है। दोस्तों अब शाम हो चुकी है। यूलिशिया कर्ट को उस जगह लेकर आती है जहाँ इसने टेंट लगाया हुआ था। पर यहाँ जैसे ही कर्ट को पता चलता है कि उसे एक ही टेंट में यूलिशिया के साथ सोना पड़ेगा, तब वो कहता है कि वो यूलिशिया जैसी खूबसूरत लड़की के साथ नहीं सो सकता। खूबसूरत शब्द सुन यूलिशिया शर्मा सी जाती है। कर्ट बताता है कि वो दुनिया भर में कई जगहों पर घूम चुका है, पर अब तक उसने कहीं भी यूलिशिया जितनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। यूलिशिया बताती है कि वो 10 साल की उम्र से एडवेंचरिंग कर रही है, इसीलिए उसे नहीं लगता कि वो जरा सी भी प्यारी है। जिसके बाद वो कर्ट को खाने के लिए कुछ देती है। कर्ट कहता है कि बहुत लंबे वक्त से उसके लिए किसी ने खाना नहीं बनाया और इसीलिए वो बहुत खुश है क्योंकि यूलिशिया ने उसे खाना दिया। और इसके बाद ये दोनों एक साथ खाना खाने लगते हैं। हमें पता चलता है कि गोल्डनोवा और बाकी के पार्टी मेंबर्स ने कर्ट के साथ कभी भी बैठकर खाना नहीं खाया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों एक ही टेंट में सो रहे थे, पर कर्ट को तो नींद ही नहीं आ रही थी। पर वो देखता है कि यूलिशिया तो मस्त आराम से सो रही है। इस तरह यूलिशिया को देख कर्ट जैसे तैसे खुद को संभालता है और उसके बाद टेंट से बाहर निकल जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि यूलिशिया जानबूझकर इस तरह से सो रही है क्योंकि वो ये चेक करना चाहती थी कि कर्ट भरोसे के लायक है या नहीं। और अब उसे यकीन हो गया है कि कर्ट वाकई काफी प्यारा है। फिर सुबह होती है और यूलिशिया देखती है कि रात में कर्ट बाहर ही सो गया। और तभी यूलिशिया नोटिस करती है कि उसकी शर्ट में एक टूटा हुआ बटन था जो कि अब लगा हुआ है। फिर जैसे ही कर्ट की आंख खुलती है यूलिशिया उससे पूछती है कि क्या उसने इस शर्ट को सिला है। कर्ट बताता है हाँ। इसके लिए यूलिशिया उसे थैंक्स कहती है और फिर वो कहती है कि चलो काम करना शुरू करते हैं क्योंकि हमें एक हफ्ते के अंदर 10 गोल्ड कॉइन कमाने हैं। दोस्तों ये दोनों माइनिंग करने वाले हैं, पर कर्ट को यहाँ पता चलता है कि माइनिंग के लिए यूलिशिया ने कोई भी सही जगह नहीं ढूंढी है और कहीं पर भी खुदाई करने से उन्हें कीमती पत्थर नहीं मिलने वाले। इसलिए अब कर्ट माइनिंग के लिए सही जगह ढूंढने लगता है। और यहाँ यूलिशिया ये देख हैरान हो जाती है कि कर्ट एक पत्थर में से कीमती क्रिस्टल निकाल लेता है और बस फिर कुछ ही देर में वो बहुत सारे क्रिस्टल कलेक्ट कर लेता है। यूलिशिया पूछती है क्या अब हम इन्हें बेचने वाले हैं। कर्ट बताता है कि नहीं, ये बहुत छोटे हैं इसीलिए इनकी ज्यादा कीमत नहीं मिलेगी, इसलिए पहले हम इन्हें मैजिक क्रिस्टल्स में तब्दील करेंगे। यूलिशिया यहाँ कहती है कि पूरे किंगडम में ऐसे 10 से भी कम लोग हैं जो नॉर्मल क्रिस्टल्स को मैजिक क्रिस्टल्स में तब्दील कर सकें, पर कर्ट ये काम चुटकी बजाते ही कर देता है।
यूलिशिया हैरान होकर कहती है, क्या इतनी जल्दी? एक छोटे क्रिस्टल को भी मैजिक क्रिस्टल में तब्दील करने के लिए 1 घंटा लगता है और तुमने इतनी जल्दी कर लिया। पर ये बात सुन कर्ट को लगता है कि माहिर क्राफ्टमैन जिनके अंदर ज्यादा माना होता है वो 1 घंटे तक लगातार अपने माना का यूज कर सकते हैं। मतलब समझ रहे हो, कर्ट खुद को बहुत मामूली समझता है। अब शाम के वक्त यूलिशिया उन मैजिक क्रिस्टल्स को बेचने के लिए जाने वाली है, पर कर्ट यहीं रुकेगा। वो यहाँ कुछ काम करना चाहता है। अब यहाँ से जाते हुए यूलिशिया मन में कहती है कि ये कितना क्यूट है। पर जब यूलिशिया इन्हें बेचने आती है तब एक सैनिक उससे पूछता है कि इन क्रिस्टल्स को मैजिक क्रिस्टल में किसने तब्दील किया। सो यूलिशिया उसे अपना बैच दिखाती है। इस बैच को देख वो गार्ड समझ जाता है कि यूलिशिया एक ऐसी एडवेंचरर है जो डायरेक्टली रॉयल फैमिली के अंडर काम करती है। और फिर वो यूलिशिया से कुछ नहीं पूछता। जिसके बाद यूलिशिया एक दुकान में आती है इन मैजिक क्रिस्टल्स को बेचने के लिए। उन्हें देख ये लड़की कहती है, ये तो बड़े नॉर्मल से लगते हैं, इनकी कीमत कुछ खास नहीं होगी। पर अगले ही पल में वो वहाँ से चली जाती है। यूलिशिया मन में कहती है, मुझे लग ही रहा था कि इनकी कीमत कुछ ज्यादा नहीं होगी। आखिर कर्ट एक बच्चा है। पर तभी ये लड़की आकर बताती है कि वो एक क्रिस्टल 10 गोल्ड कॉइन में खरीदने के लिए तैयार है, क्योंकि इस छोटे से क्रिस्टल में किसी दूसरे मैजिक क्रिस्टल के मुकाबले 10 गुना ज्यादा माना है। और क्योंकि यूलिशिया के पास 49 क्रिस्टल्स होते हैं, इसीलिए उसे मिलते हैं 500 गोल्ड कॉइन्स। पर यहाँ ये लड़की कहती है कि देखो, इन मैजिक क्रिस्टल्स को तुम सिर्फ मेरी दुकान पर बेचना, क्योंकि दूसरी दुकानें इन क्रिस्टल की सही कीमत नहीं समझेंगी। और इसके अलावा हमारा किंगडम भी नहीं चाहेगा कि इतने खास क्रिस्टल्स ऐसे ही नॉर्मल लोगों के पास मिले। और इसके अलावा मुझे ये बताओ कि आखिर ये क्रिस्टल बनाए किसने हैं, क्योंकि इतने बेहतरीन क्रिस्टल बनाने वाला शख्स डायरेक्टली किंगडम के लिए काम कर सकता है। पर यूलिशिया कहती है कि वो शख्स की परमिशन के बिना उसके बारे में किसी को नहीं बता सकती। सो अब ये लड़की कहती है कि यूलिशिया, रॉयल कोर्ट की मेज होने के नाते मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम मुझे इसके बारे में बताओ। जिस पर यूलिशिया कहती है कि मैं एक एडवेंचरर हूँ, ना कि किसी की नौकर, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती बस। इसीलिए अब ये लड़की यूलिशिया से नहीं पूछती, पर वो उससे कह देती है कि तुम उस शख्स को मेरे ऑफर के बारे में बताना। इतने बेहतरीन क्राफ्टमैन को हमारे महाराज एक अच्छा ओहदा दे सकते हैं। अब इसके बाद यूलिशिया सीधी क्रिश के पास आती है और यहाँ ये दोनों एक दूसरे से एक ही सवाल पूछती हैं कि मैं तुमसे कर्ट के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। यूलिशिया के पूछने पर क्रिश कहती है, माफ करना, पर हम किसी को भी अपने क्लाइंट्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। सो यूलिशिया अपना बैच दिखाती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि कर्ट द फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग की पार्टी का एक मेंबर था, पर उसकी रैंक सिर्फ जी है। पर फिर यूलिशिया ये देख हैरान हो जाती है कि कर्ट को उसके कंस्ट्रक्शन काम से 200 गोल्ड कॉइन्स मिले हैं और ये काम उसने बस 3 दिन में कर लिया था। अब ये सब जानने के बाद यूलिशिया कहती है कि ये गोल्ड कॉइन्स भी कर्ट के अकाउंट में डिपॉजिट कर देना, और रॉयल फैमिली के अंडर डायरेक्टली एडवेंचरिंग करने के नाते मैं तुम्हें एक आदेश देती हूँ, तुम कर्ट के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताओगी। फिर इसके बाद जब यूलिशिया अपनी टेंट वाली जगह पर पहुँचती है तब वो ये देख हैरान हो जाती है कि वहाँ पर कर्ट एक छोटा सा घर बना चुका है। यूलिशिया कर्ट से पूछती है कि उसने इतने कम वक्त में एक घर कैसे बना लिया। सो कर्ट बताता है कि उसके होम टाउन में सभी लोग ये बहुत आसानी से कर लेते हैं। और ये बात सुन यूलिशिया के तोते उड़ जाते हैं। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम कर्ट की पार्टी को देखते हैं, जो एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर का सामना कर रहे थे, लेकिन उसके सामने ये सभी कमजोर पड़ रहे थे। गोल्डनोवा अपनी फायर स्वॉर्ड का यूज नहीं कर पा रहा था, वही मार्लिफिस में भी इतनी ताकत नहीं होती कि वो सभी को हील कर सके, और इन्होंने जिस नए बंदे को अपनी पार्टी में रखा था वो भी इनकी कोई मदद नहीं कर पा रहा था। और यही सब देख वंदना मन में कहती है, शायद से अब ये पार्टी खत्म होने वाली है। वहीं अगले सीन में कर्ट को यूलिशिया के जरिए पता चलता है कि उसे रॉयल मैजिक टेक्नोलॉजी रिसर्च लैब में डायरेक्टर बनने का न्योता आया है। ये सब जान कर्ट यूलिशिया से कहता है, मुझे तो लगता है कि वो तुम्हें उल्लू बना रही है। पर यूलिशिया कहती है, वैसे इस ऑफर के बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? कर्ट कहता है कि ऑफर तो काफी अच्छा है, पर मैं ये नहीं करना चाहता, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं कर्ट अपनी पुरानी पार्टी में वापस जाना चाहता था, और इसके अलावा वो यहीं यूलिशिया के साथ काम करके भी खुश है। वैसे उन मैजिक क्रिस्टल्स को बेचकर तुम्हें थोड़े बहुत पैसे मिले या नहीं? यूलिशिया बताती है कि उन क्रिस्टल्स को बेचकर जो पैसे मिले उनमें से मैंने 1 गोल्ड कॉइन ले लिया, बाकी के पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिए, क्योंकि उन क्रिस्टल्स को बनाने वाले तुम थे। लेकिन अगर हम एक साथ इसी तरह से मेहनत करते रहे तो मैं जल्द ही अपना पूरा टैक्स भर पाऊंगी। कर्ट कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, ये सब मैं संभाल लूंगा। सो यूलिशिया कहती है
पर कर्ट शायद से तुम कल सही से सो नहीं पाए। जिस पर कर्ट बताता है कि उसके लिए बस 6 घंटे की नींद ही काफी है। ये बात सुन यूलिशिया सोच में पड़ जाती है कि क्या 6 घंटे सो लिया, पर इस लकड़ी के घर को बनाने में तो इसे काफी वक्त लगा होगा। यूलिशिया को इस तरह देख कर्ट को लगता है कि उसने थोड़ा ज्यादा सो लिया, क्योंकि अपनी पुरानी पार्टी में उसे बस 4 घंटे ही सोने को मिलते थे। इसीलिए अब वो कहता है ज्यादा आराम करके मैंने अपना वक्त जाया किया है, इसीलिए अब मैं और मेहनत करूंगा। ये बात सुन यूलिशिया कहती है, हैं? अब अगले सीन में ये दोनों माइनिंग करने आते हैं। कर्ट कहता है कि इस जगह के आसपास ही क्रिस्टल्स की कोई माइन होगी, पर 50 मीटर से ज्यादा गहराई तक मत खोदना, ओके? वहीं कर्ट उस जगह पर खुदाई करने जाएगा जहां उन्हें कल वो बड़े से क्रिस्टल्स मिले थे, और यही बताकर कर्ट यहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में शाम हो जाती है और हम देखते हैं कि काफी खुदाई करने के बाद यूलिशिया को आखिरकार एक बड़ा सा क्रिस्टल मिल जाता है। यूलिशिया कहती है कि वो कर्ट की मदद से इसे मैजिक क्रिस्टल में तब्दील करवा लेगी, जिसके बाद ये काफी महंगा बेचेगा, पर मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि मैं उससे ये काम फ्री में ना करवाऊं। अब इसके बाद यूलिशिया कर्ट के पास ये सोचते हुए जाने लगती है कि कर्ट इस वक्त क्या कर रहा होगा, और यहाँ आकर वो देखती है कि कर्ट ने एक पहाड़ में एक खदान बना ली है माइनिंग की। जिसके बाद यूलिशिया उस खदान के अंदर आती है। वो देखती है कि ये खदान अंदर ही अंदर काफी चमक रही है, और भाई ये जगह ना काफी बड़ी होती है, और उसे समझ नहीं आता कि कर्ट ने इतने कम वक्त में इतनी बड़ी जगह की खुदाई कैसे कर ली। तभी कर्ट वहाँ आकर कहता है, ओह तो तुम यहाँ आ गई यूलिशिया। वो कहती है, हाँ वैसे अब तक तुम्हें यहाँ क्या मिला? कर्ट कहता है, कुछ खास नहीं, बस कुछ मामूली से पत्थर। और इसके बाद कर्ट इन बेकार क्रिस्टल्स को अलग बॉक्स में डालने लगता है, और उन क्रिस्टल्स को देख यूलिशिया कहती है, ये तो काफी प्यारे पत्थर हैं। जिस पर कर्ट कहता है कि यहाँ पर ऐसे काफी सारे पत्थर हैं, ये सारे मिथरल बेकार हैं। लेकिन मिथरल शब्द सुनकर ही यूलिशिया के तोते उड़ जाते हैं। हमें पता चलता है कि कर्ट के गांव में मिथरल की इतनी ज्यादा खेती होती है कि ये लोग मिथरल को फेंक देते हैं। पर यूलिशिया हैरान होकर मन में कहती है, क्या? पर मिथरल तो सोने और चांदी से भी ज्यादा कीमती होता है, और ये उसे फेंक देते हैं। दोस्तों मिथरल एक ऐसी कीमती धातु होती है जो पूरी दुनिया में बहुत कीमती है, और कर्ट को इसकी कीमत का अंदाजा नहीं है। जिसके बाद यूलिशिया को पता चलता है कि कर्ट यहाँ पर ओरिकैल्कम धातु को खोजने के लिए आया है। ओरिकैल्कम ऐसी धातु जिसे ईश्वर का धातु कहा जाता है। यूलिशिया कहती है, पर इनका मिलना तो लगभग नामुमकिन होता है। कर्ट कहता है, नहीं, 7 किलोमीटर की खुदाई करने पर यह धातु आराम से मिल जाती है। जिसका मतलब दोस्तों कर्ट ने 8 घंटों में 7 किलोमीटर गहराई तक खुदाई कर ली, और फिर वो वापस भी आ गया। यूलिशिया कहती है, क्या? और फिर उस 7 किलोमीटर गहरे गड्ढे का क्या हुआ? कर्ट बताता है कि उसने उसे भर दिया। यूलिशिया का मानसिक संतुलन हिल जाता है। इसने 8 घंटों में 7 किलोमीटर गहराई तक खुदाई कर ली, ये वापस भी आ गया और उस 7 किलोमीटर गहरे गड्ढे को भर भी दिया। और दोस्तों यहाँ पर कर्ट ने काफी गहरी गुफा बना दी है। कर्ट पूछता है कि क्या उसे इस गुफा को भर देना चाहिए। यूलिशिया कहती है, नहीं रहने दो। जिसके बाद हमें पता चलता है कि कर्ट ने पहाड़ के नीचे से जो गुफा बना दी है उससे सामाइला टाउन और लॉर्ड ताइकोन के टाउन के बीच एक रास्ता बन गया है, और इस रास्ते से होकर जो भी मर्चेंट गुजरेगा उसे यूलिशिया को पैसे देने होंगे। अब इसके 2 दिन बाद हम कर्ट को सामाइला टाउन में देखते हैं। पर दोस्तों यहाँ कर्ट की मुलाकात बंदना से होती है। कर्ट उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, और क्या गोलनोवा भी यहाँ है? तो यहाँ बंदना उसे बताती है कि अब वो फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग का हिस्सा नहीं रही। जिसके बाद हमें कुछ वक्त पहले का एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गोलनोवा को यहाँ का खाना जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो अपना बिल पे किए बिना ही यहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद बंदना उसके पास आकर उससे कहती है, क्यों, क्या हुआ? तुम्हें उस पॉपुलर रेस्टोरेंट का खाना पसंद नहीं आया? जिस पर वो कहता है, बंदना, कर्ट ने हमारे लिए जो स्मोक्ड मीट तैयार करके रखा था वो अभी भी तुम्हारे पास है ना? बंदना कहती है कि तुम उसे पूरा खा चुके हो। जो बात सुन गोलनोवा कहता है, तो कर्ट के पास जाओ और उससे कहो कि वो मेरे लिए खाना बनाए, और अगर वो तुम्हारी बात ना माने तब तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है। अगले ही पल में बंदना गोलनोवा से टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल चुराकर कहती है, कर्ट तक पहुंचने के लिए मुझे इसकी जरूरत होगी। अब इसके बाद बंदना यहाँ से जाने लगती है। तभी उसके बगल से काफी सारे गार्ड्स गुजरते हैं। उन्हें देख बंदना कहती है, गोलनोवा ने रेस्टोरेंट में जो तोड़फोड़ की है उसके लिए उसे अरेस्ट किया जाएगा। अगर मौका मिला तो मैं जेल में तुमसे मिलने आऊंगी, लीडर। और दोस्तों इन सब के बाद बंदना यहाँ आ गई कर्ट के पास, पर यहाँ वो कर्ट से झूठ बोल रही है कि उसे भी पार्टी से निकाल दिया गया है। अब कर्ट यहाँ कहता है कि क्या तुम्हें भी निकाल दिया? तो मेरा तो फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग में वापस लौटने का कोई चांस ही नहीं है।
पर दोस्तों कर्ट किसी नई पार्टी को ज्वाइन इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि गोल्डनोवा ने उसके लिए बहुत कुछ किया है। यह सुन वंदना कहती है, वैसे कर्ट क्या इस वक्त तुम्हें काम की जरूरत है? क्योंकि मैं किसी को जानती हूँ जैसे उसके काम में किसी असिस्टेंट की जरूरत है, तो क्या तुम वो काम करना चाहोगे? साथ ही वंदना उसे ये भी बताती है कि पूरे रॉयल कैपिटल में सिर्फ 15 एटेलियर मास्टर्स हैं और उन्हीं में से एक को तुम मदद करने वाले हो और मुझे पूरा यकीन है तुम उनके बहुत काम आओगे। वंदना की बात सुन कर्ट मदद के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद कर्ट वंदना से उस जगह का मैप लेकर यहाँ से चला जाता है। पर दोस्तों वंदना के चेहरे का एक्सप्रेशन देख हम समझ पाते हैं कि उसके इरादे नेक नहीं हैं। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि एटेलियर्स ऐसी वर्कशॉप होती हैं जिनमें मैजिक स्वॉर्ड्स, मेडिसिन और मैजिक डिवाइसेस जैसी चीजें मिलती हैं और एक एटेलियर वर्कशॉप के हेड को एटेलियर मास्टर कहते हैं और इनका ओहदा किसी विस्काउंट के जितना ही होता है। और आज कर्ट ऐसे ही एक एटेलियर मास्टर के पास असिस्टेंट का काम करने जा रहा है। वो उस जगह पर पहुंचकर घंटी बजाता है और एक प्यारी सी लड़की वो दरवाजा खोलती है। उसे देख कर्ट कहता है, क्या आप ही एटेलियर मास्टर हो? वो बताती है कि नहीं, वो तो उनकी असिस्टेंट है, मिशेल लालाकोटा। और जैसे ही मिशेल को पता चलता है कि कर्ट यहाँ उनकी मदद के लिए आया है, वो काफी खुश हो जाती है और फिर कर्ट को अंदर लेकर जाने लगती है। अंदर आते ही कर्ट को बहुत भयानक बदबू आती है और हमें पता चलता है कि कर्ट को यहाँ पर साफ सफाई के काम के लिए ही बुलाया गया है। भाई इन लोगों ने 3 हफ्तों से अपने किचन की सफाई नहीं की। कर्ट कहता है कि वो यहाँ सब कुछ साफ कर देगा। तभी मिशेल की मास्टर उसे आवाज लगाती है, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है और इसके बाद भैया कर्ट सफाई करने के लिए तैयार हो जाता है। और दोस्तों अगले ही पल में पूरा का पूरा किचन साफ हो जाता है मात्र 30 मिनट में। और क्योंकि अब कर्ट के पास कुछ भी करने को नहीं होता, इसीलिए वो मिशेल को ढूंढने लगता है। थोड़ा दूर आने पर उसे एक कमरा दिखता है। वो दरवाजा खोल देखता है कि कोई है तो नहीं, पर दोस्तों यहाँ पर तो एक प्यारी सी लड़की कपड़े बदल रही थी। कर्ट इन मोहतरमा को बताता है कि उसका नाम कर्ट है और वो यहाँ काम करने आया है। सो ये मोहतरमा कर्ट को बताती हैं कि लेडी ऑफेलिया, अरे एटेलियर मास्टर, वो इस वक्त बेसमेंट में गई हैं कुछ काम करने के लिए। पर अचानक ही कर्ट को इन मोहतरमा के पेट पर एक कर्ज का निशान दिखाई देता है। कर्ट पूछता है कि क्या वो इस कर्ज को देख सकता है। इस कर्ज को देखकर कर्ट समझ जाता है कि ये कर्ज इन मोहतरमा के इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर रहा है। लेकिन तभी अचानक भूख की वजह से इन मोहतरमा का पेट गुड़गुड़ करता है, जो सुन कर्ट कहता है, मैं आपके लिए कुछ खाने को बना देता हूँ। जिसके बाद कर्ट किचन में आता है और अब जाकर उसे एहसास होता है कि वो एक मोहतरमा की बॉडी को देख रहा था बिना वस्त्रों के और इसी बारे में सोचते हुए बेचारा गिर पड़ता है। दूसरी ओर यूलिशिया मिमिको से पूछती है कि इसकी कीमत कितनी है। यहाँ पर यूलिशिया मिथ्रिल और ओरिकैल्कम को बेचने आई है और इसकी कीमत मिमिको 50,000 गोल्ड कॉइन बताती है। जिसके बाद यूलिशिया पूछती है कि अगर कर्ट के बारे में बाहर लोगों को पता चल गया तब उसके साथ क्या होगा। वो बताती है कि या तो उसे किडनैप कर लिया जाएगा या मार दिया जाएगा। यूलिशिया कहती है, मैंने सुना है कि उसे फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग पार्टी से निकाल दिया गया है। मिमिको पूछती है, तो अब तुम उसके साथ क्या करोगी? यूलिशिया बताती है कि वो कर्ट को एक एटेलियर मास्टर बनाना चाहती है और फिर वो खुद उसकी बॉडीगार्ड बन जाएगी। पर दिक्कत यह है कि कर्ट को खुद अपनी काबिलियत का पता नहीं है। दूसरी ओर कर्ट उन मोहतरमा के लिए खाना बना चुका था। तभी वहाँ मिशेल आती है लेडी ऑफेलिया के साथ। कर्ट उनसे कहता है, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपका किचन आपकी परमिशन के बिना यूज किया। वैसे मैं ये खाना उस लड़की के लिए बना रहा हूँ जिसका कमरा पीछे है। पर ये बात सुनते ही लेडी ऑफेलिया उससे कहती है, तुम उस लड़की के बारे में किसी से कुछ बात नहीं करोगे, ओके? और आज के लिए तुमने बहुत काम कर दिया, ये लो पैसे, अब तुम कल आना। और जितने पैसे लेडी ऑफेलिया कर्ट को देती हैं वो कर्ट को बहुत ज्यादा लगते हैं। जिसके बाद कर्ट उन्हें लेकर यहाँ से चला जाता है। पर उसके जाते ही ये कहती है, आखिर मुझसे ये गलती कैसे हो गई? एक आउटसाइडर ने आखिर उनसे बात कैसे की? पर अभी के लिए मुझे अपना ध्यान उस कर्ज को हटाने पर देना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लेडी ऑफेलिया इन मोहतरमा के लिए वही खाना लेकर आती हैं और इसके बाद वो इन मोहतरमा को ढंग से कपड़े पहनाने लगती हैं, क्योंकि इन मोहतरमा को ढंग से कपड़े पहनना आता ही नहीं। ये काम इनके लिए शुरू से ही कोई और करता आया है। पर तभी फिर से इनका पेट गुड़गुड़ करने लगता है। लेडी ऑफेलिया कहती हैं, मैं इसे चेक कर लेती हूँ, फिर आप इसे खा लीजिए। जिस पर ये कहती है, चेक मत कीजिए, मेरा दिल कहता है कि वो एक बहुत अच्छा लड़का था और मैं नहीं जानती कि मेरे ऊपर इस कर्ज को किसने लगाया, इसीलिए वो अब तक हर किसी पर शक करती आई है। पर आज उसकी अंतरात्मा कह रही है कि उसे उस लड़के पर भरोसा करना चाहिए
और अब लेडी ऑफेलिया भी यहाँ कुछ नहीं कहती और ये मोहतरमा उस खाने को खाने के लिए बैठ जाती हैं। इस खाने की खुशबू बहुत अच्छी थी और फिर ये इसे खाती है। इसका स्वाद भी बहुत अच्छा था, पर अगले ही पल में इससे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, जो देख लेडी ऑफेलिया कहती है उस लड़के ने इसमें जहर मिलाया होगा। आखिर मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ। पर अगले ही पल में वो लड़की खड़ी होने लगती है। लेडी ऑफेलिया पूछती हैं, आप ठीक तो है ना? पर अगले ही पल में ये मोहतरमा बिल्कुल ठीक हो जाती हैं और इसके बाद लेडी ऑफेलिया के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इन मोहतरमा के ऊपर लगा कर्ज मिट चुका था। लेडी ऑफेलिया कहती हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी ओर हम एक शख्स को देखते हैं जो कह रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो कर्ज कैसे हट गया। उसे हटाना तो नामुमकिन था। पर उसके सामने बैठा शख्स कहता है, मैंने बहुत इंतजार कर लिया, पर अब राजकुमारी को मरना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लेडी ऑफेलिया मिमिको से मिलने आती हैं। मिमिको कहती है, ये मेरी दोस्त यूलिशिया है, ये भरोसेमंद है, आप इसके सामने बात कर सकती हैं। सो अब ये कहती हैं, मैं हूँ एटेलियर मास्टर ऑफेलिया। और इसके बाद जैसे ही ये मोहतरमा अपना चेहरा दिखाती है, यूलिशिया और मिमिको इनके सामने झुक जाती हैं और हमें पता चलता है कि ये मोहतरमा रॉयल कैपिटल की तीसरी राजकुमारी हैं, लेडी लीजेलॉट। और यहाँ इन दोनों को जानने को मिलता है कि राजकुमारी के ऊपर एक कर्ज लगा था, कोई उन्हें मारना चाहता है, क्योंकि लेडी लीजेलॉट महाराज और ईस्ट एम्पायर गुरुमाकू की राजकुमारी प्रिंसेस फ्रैंकोस की इकलौती औलाद हैं। यानी कि ये दो राज्यों के बीच शांति का प्रतीक हैं और कोई शख्स इन्हें मारकर इस शांति को तबाही में बदलना चाहता है। अब प्रिंसेस को सही सलामत देख मिमिको उनके गले लग जाती है और इसके बाद हमें पता चलता है कि ये यहाँ पर पता लगाने आई हैं कि इन पर वो कर्ज लगाने वाला शख्स कौन था। पर यहाँ मिमिको पूछती है कि वो एक बहुत ही ताकतवर कर्ज था, आखिर उसे हटाया किसने? प्रिंसेस कहती है कि उस प्यारे लड़के का नाम है कर्ट। और ये बात सुन यूलिशिया और मिमिको के होश उड़ जाती हैं और यहीं यह एपिसोड एंड होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में यूलिशिया को जानने को मिलता है कि कर्ट ने जो पोरिज बनाया था उसे खाकर ही प्रिंसेस लीजेलॉट का जो कर्ज था वो खत्म हो गया। तभी मिमिको कहती है कि प्रिंसेस पर जो कर्ज लगाया गया उसके लिए 3 लोगों पर शक किया जा रहा है। पहला है ट्रिस्टन मेनोल्फ, बाइशेफ ऑफ द पोलन चर्च। दूसरा है सेनोवा रिस्ट कास्ट, रॉयल एक्सपेडिशनरी फोर्सेस का फर्स्ट जनरल। और तीसरी है आइसेडोरा आर्कमामा, महाराज की तीसरी पत्नी। तभी प्रिंसेस कहती है ये काम जरूर से महाराज की तीसरी पत्नी या ट्रिस्टन के द्वारा कराया गया होगा, क्योंकि सेनोवा को मेरे महल में आने की इजाजत नहीं है। जिस पर यूलिशिया कहती है कि नहीं, हो सकता है कि ये काम उसने अपने कनेक्शंस के जरिए कराया हो। मिस ऑफेलिया कहती हैं, ये फैसला करना मुश्किल है कि आखिर दोषी कौन है, इसलिए हमें एक जाल बिछाना होगा। प्रिंसेस ली से कुछ दिन पहले ही 15 साल की हुई हैं, यानी कि अब वो राजमहल छोड़कर 1 साल के लिए ट्रेनिंग करने के लिए जा सकती हैं। और इसीलिए हम एक ऐसा एटेलियर क्रिएट करेंगे जो असल में एग्जिस्ट ही ना करता हो, और प्रिंसेस ली से उसी के साथ ट्रेनिंग करेंगी। जिसके बाद जो असली गुनहगार होगा वो उस अटेलियर मिस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेगा, और क्योंकि वो अटेलियर मिस्टर असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा, तो जब कल्प्रिट उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेगा तब वो पकड़ा जाएगा। लेकिन उस नकली एटेलियर मिस्टर में कुछ तो खास बात होनी ही चाहिए। जो बात सुन यूलिशिया मिस ऑफेलिया को कर्ट के द्वारा बनाया हुआ मैजिक क्रिस्टल दिखाती हैं, पर ये बात जान के इस मैजिक क्रिस्टल को कर्ट ने बनाया है, इनके होश ही उड़ जाते हैं। अब अगले दिन जब कर्ट काम करने आता है तब उसे ये जगह बंद दिखाई देती है। सो तभी मिशेल कर्ट को आकर बताती है कि आज उसकी मास्टर यहाँ नहीं है, इसीलिए कर्ट आज यहाँ काम नहीं कर पाएगा। ये बात सुन बेचारा कर्ट उदास हो जाता है। उसे लगता है कि उसने फिर से कुछ गड़बड़ कर दी है। पर इसके बाद कर्ट एक रेस्टोरेंट में खाना खाने को आता है, पर तभी यहाँ वो कुछ लोगों को बहस करता हुआ देखता है। ये आदमी कहता है डॉक्टर ने कहा है कि उसे 1 हफ्ते तक आराम करने की जरूरत है और हमारे बोझ ढोने वाले के बिना हम इस नए मिशन को पूरा नहीं कर सकते। पर इन मोहतरमा का कहना होता है कि हमें उसके बिना ही इस मिशन को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। ये बात सुनकर इनके पास आकर कहता है अगर आपको एक बोझ ढोने वाला चाहिए तो मैं ये काम करने को तैयार हूँ। पर ये लड़की कहती है ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम जैसा एक बच्चा हम सबके सामान का बोझ नहीं ढो पाएगा। ये आदमी उसे मारते हुए कहता है तुम मुझसे ज्यादा बड़ी नहीं हो, लेकिन मेरी छोटी बहन का कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे इस मिशन में हमें आयरन गोलम्स का शिकार करना है जिनका वजन 200 केजी से भी ज्यादा होता है। ये सुनकर कहता है कि वो 200 केजी वजन उठा सकता है और अपनी बात को साबित करने के लिए वो इनके एक टीम मेंबर को उठाकर भी दिखा देता है। जो देख ये दोनों हैरान हो जाते हैं।
पर अगले ही पल में कर्ट इस दूसरे आदमी को भी उठा लेता है जिसने 150 केजी का ये मेटल आर्मर पहना हुआ है और कर्ट की ताकत देख लोग वहाँ तालियां बजाने लगते हैं। अब इसके बाद हमें इन लोगों का इंट्रोडक्शन मिलता है। इन महाशय का नाम है डेंजो, जो कि एक समुराई हैं, साथ ही इस पार्टी के लीडर भी। और इसका नाम है कंस, जो कि एक हैवी वॉरियर है और उसकी स्पेशलिटी मुक्के मारना है। और ये मोहतरमा है साइना, एक रेंजर, और इनकी पार्टी का नाम है साकुरा। वैसे इनकी पार्टी का जो चौथा मेंबर है बोझ ढोने वाला, उसका नाम बिबिनोके है, पर इस वक्त वो जरा बीमार है, इसलिए डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा है। कर्ट भी बताता है मेरा नाम कर्ट है और मुझे अपने साथ आने देने के लिए शुक्रिया। जो सुन कंस कहता है तो कर्ट अब सब तुम्हें ही संभालना है। जिसके बाद ये सभी लोग आगे बढ़ते हैं, पर कर्ट से एक स्लाइम चिपक जाता है, बेचारा। ये देख साइना कहती है अरे तुम इसका कोर तोड़ दो और ये खत्म हो जाएगा, पर ऐसा करते हुए कर्ट खुद को ही जख्मी कर लेता है। इसी वजह से साइना को ही उसकी मदद करनी पड़ती है। कर्ट कहता है मुझे माफ कर दो, मैं किसी काम का नहीं हूँ। जिस पर ये दोनों कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि लड़ने का काम हमारा है और इस मिशन के दौरान हम तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। कर्ट देखता है कि इन लोगों ने उस पर गुस्सा नहीं किया। ये लोग फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग से कितने ज्यादा अलग हैं। जिसके बाद ये लोग एक गुफा के अंदर आते हैं। हम देखते हैं कि साइना यहाँ एक मैजिकल पाउडर का यूज करके चारों ओर रोशनी कर देती है। तभी कर्ट को कुछ दिखाई देता है। साइना उसे बताती है कि ये गॉब्लिन की पॉटी है, यानी कि गॉब्लिन्स भी यहाँ हैं। और दोस्तों गॉब्लिन्स काफी ताकतवर होते हैं। सो कंस कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम 1-2 गॉब्लिन्स को तो आराम से हरा देंगे, और अगर यहाँ ज्यादा गॉब्लिन्स हुए तब हम यहाँ से भाग लेंगे। इसके बाद ये सभी इस डंजन की गहराई में आते रहते हैं, पर तभी कर्ट कुछ नोटिस करता है और इससे पहले कि यहाँ वो कुछ कहता, अचानक ही इनके सामने एक गॉब्लिन आ जाता है, जिसे ये लोग आसानी से खत्म कर देते हैं। पर इसके बाद वहाँ से बहुत सारे गॉब्लिन्स की आवाजें आने लगती हैं। ये सब समझ जाते हैं कि यहाँ बहुत सारे गॉब्लिन्स हैं और इतने सारे गॉब्लिन्स का सामना ये लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब बाहर जाने के रास्ते पर भी गॉब्लिन्स की आवाजें आ रही हैं, यानी कि ये लोग यहाँ फंस चुके हैं। सो तभी कर्ट ने बताता है कि यहाँ एक सीक्रेट रास्ता है। ये कहते हैं कि बहुत अच्छे कर्ट। जिसके बाद कर्ट और साइना इस खुफिया रास्ते में आ जाते हैं, पर तुरंत ही साइना इस दरवाजे को बंद कर देती है। कंस और डेंजो अभी बाहर थे, वो यहाँ अंदर नहीं आए, क्योंकि इतने सारे गॉब्लिन्स से यहाँ से बच निकलना नामुमकिन है। इसीलिए वो दोनों यहीं रुककर गॉब्लिन्स का सामना करेंगे। जो जॉन कर्ट कहता है मैं भी तुम्हारे साथ लड़ाई करूंगा। साइना चिल्लाकर कहती है तुम एक स्लाइम को तो हरा नहीं पाए, आखिर तुम क्या ही कर पाओगे। अगर तुम उनके साथ रहे तो तुम्हारी वजह से उन्हें बस दिक्कत आएगी। दोस्तों साइना को इस तरह देख कर्ट समझ जाता है कि साइना भी उन दोनों का साथ देना चाहती है, पर वो इतनी ताकतवर नहीं है। तभी कंस कहता है कर्ट साइना का ख्याल रखना। डेंजो कहता है कहीं तुम अपने फैसले पर पछताओगे तो नहीं कंस। वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, अपनी छोटी बहन को बचाते हुए मैं मर भी जाऊं तो कोई गिला नहीं। डेंजो कहता है हाँ बिल्कुल, हम अपने दोस्तों के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। ये सुन कर्ट कहता है मैंने अब तक इनके लिए कुछ नहीं किया और ये मुझे अपना दोस्त मान रहे हैं। तभी साइना कहती है मुझे यकीन है कि वो दोनों बच जाएंगे। और इसके बाद वो अपनी जादुई राख से इस जगह पर भी उजाला कर देती है। पर अगले ही पल में हम देखते हैं कि साइना के होश उड़े हुए थे, क्योंकि इनके सामने था एक बहुत ही बड़ा आयरन ड्रैगन गोलेम। वहीं दूसरी ओर हम यूलिशिया को देखते हैं, जो प्रिंसेस लिज़लॉट को इस होटल में लेकर आई हैं, जहां कर्ट रुका हुआ है। यूलिशिया कहती है आप ये बात कर्ट को मत बताना कि आप एक प्रिंसेस हो, समझी। वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि कर्ट के लिए मैं बस एक मामूली लड़की हूँ, ली से। और वैसे तुम भी मुझे ली से बुला सकती हो यूलिशिया। जिस पर वो कहती है तो आप भी मुझे यूली कहकर बुलाइए। जिसके बाद ये दोनों कर्ट के कमरे में आती हैं, पर कर्ट यहाँ नहीं होता। एक आवाज इन्हें बताती है कि इस वक्त कर्ट साकुरा नाम की पार्टी के साथ एक मिशन पर गया हुआ है। दोस्तों ये आवाज वंदना की थी, पर जैसे ही यूलिशिया बाहर आती है उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। तभी लीसे आकर पूछती है कि वो आवाज किसकी थी। यूलिशिया कहती है पता नहीं, लेकिन अगर ये बात सच है तब वो बहुत बड़े खतरे में है, क्योंकि साकुरा पार्टी जिस मिशन पर गई है वो नॉर्थ ईस्ट की एक गुफा है जिसमें बहुत सारे गॉब्लिन्स रहते हैं। इसीलिए अब मैं कर्ट को ढूंढने जा रही हूँ और तुम यहीं रहना। पर लीसे कहती है नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जिसने मेरी जान बचाई है मैं उसकी जान खतरे में नहीं रहने दे सकती। और इसीलिए यूलिशिया लीसे की बात मान जाती है और ये दोनों निकल पड़ती हैं कर्ट को बचाने। जिसके बाद ये दोनों इस गुफा में पहुंचती हैं। यहाँ लीसे को कर्ट के पैरों के निशान दिखते हैं। यूलिशिया कहती है तुम्हें कैसे पता कि ये उसके पैरों के निशान हैं? पर जैसे ही लीसे को पैरों के निशान दिखना कम होते हैं वो अपने मैजिक का यूज करती है।
इस मैजिक की मदद से आपकी चीजों को सेंस करने की क्षमता बढ़ जाती है। पर दोस्तों, लीसे की सूंघने की क्षमता बढ़ी हुई है। वो कर्ट की गंध सूंघते हुए आगे बढ़ रही है। यूलिशिया सोचती है कि ऐसे कर्ट की गंध कैसे पता, कहीं ये दोनों। अब यूलिशिया ये सोच रही थी, तभी लीसे बताती है कि सामने से लड़ाई की आवाज आ रही है। ये जान यूलिशिया कहती है, लीसे मैं आगे जाकर देखती हूँ। तभी लीसे अपने मैजिक से यूलिशिया की फिजिकल पावर को बूस्ट कर देती है। दूसरी ओर इतने सारे गॉब्लिन्स का सामना करते हुए कंस और डेंजो काफी जख्मी हो चुके हैं। पर तभी यूलिशिया वहाँ आकर एक ही बार में कई सारे गॉब्लिन्स को खत्म कर देती है। और वहीं यहाँ साइना और कर्ट के सामने कई सारे आयरन ड्रैगन गोलेम्स थे। ये देख साइना कहती है, मुझे माफ कर दो कर्ट, मुझे इस मिशन को करने की जिद करनी ही नहीं चाहिए थी। मेरी वजह से अब तुम भी मारे जाओगे, क्योंकि ये ड्रैगन गोलेम्स इनके सामने से गुजरने वाले हर एक शख्स को खत्म कर देते हैं। पर कर्ट उससे कहता है, तुम चिंता मत करो साइना, हम यहाँ से बचकर निकलेंगे। और इसके बाद वो इन आयरन ड्रैगन गोलेम्स से लड़ने के लिए जाने लगता है। साइना को लगता है कि कर्ट यहाँ मरने के लिए जा रहा है। पर तभी हम देखते हैं कि कर्ट एक गोलेम के हमले से बचकर उस पर हमला करता है और उसके स्किल्स को तोड़ने लगता है। और धीरे धीरे वो इन गोलेम्स के स्किल्स को पूरा तोड़ देता है। जो देख साइना के होश उड़े हुए थे कि कर्ट ये सब कैसे कर रहा है। और इसी तरह कर्ट इन गोलेम्स को खत्म कर देता है और साइना को बताता है कि वो पहले भी कई बार आयरन ड्रैगन गोलेम्स की माइनिंग कर चुका है। तभी उस जगह पर यूलिशिया आ जाती है और पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ। साइना उसे बताती है कि कर्ट ने एक छोटे से खंजर से इन ड्रैगन गोलेम्स को खत्म कर दिया। जिसके बाद यूलिशिया सीधा कर्ट के पास आती है। तुम ठीक तो हो ना कर्ट? वो बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है। पर यूलिशिया, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। डेंजो और कंस बहुत सारे गॉब्लिन्स का सामना अकेले कर रहे हैं। यूलिशिया बताती है कि वो पहले ही सभी गोलेम्स को खत्म कर चुकी है और अब वो दोनों सही सलामत हैं। पर तभी यूलिशिया को एक कहानी याद आती है जिसमें एक जी रैंक का आदमी एक हंसिये से ही एक ब्रियर ड्रैगन का सामना करने लगा था, सिर्फ अपनी फसल को बचाने के लिए। और उसने उस ड्रैगन को हरा भी दिया। पर तभी लीसे वहां आकर कहती है कि कर्ट आप कितने अमेजिंग हो, जिससे यूलिशिया को गुस्सा आ रहा होता है। अब अगले सीन में हम इन सबको एक साथ देखते हैं। कंस यहाँ बताता है, हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस गुफा में इतने सारे गॉब्लिन्स होंगे। वैसे हम सबकी जान बचाने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया यूलिशिया। पर यूलिशिया कर्ट से कहती है कि जल्द ही एक नया अटेलियर बनाया जाने वाला है और मैं उसकी पर्सनल हेड एडवेंचरर रहूंगी। क्या तुम भी वहाँ मेरे साथ काम करना चाहोगे? पर कर्ट कहता है कि इस वक्त वो साकुरा पार्टी के साथ है। सो कंस और डेंजो कहते हैं कि इस बारे में मत सोचो और इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लो। यूलिशिया कहती है, क्योंकि ये एक नया एटेलियर है तो इसमें हमें और भी लोगों की जरूरत पड़ेगी। क्या तुम सब भी हमें ज्वाइन करना चाहोगे? और इसके लिए वो सभी मान जाते हैं। जिसके बाद यूलिशिया कर्ट से आकर कहती है कि टाउन में वापस जाने पर उसे अपना एप्टीट्यूड टेस्ट कराना चाहिए। कर्ट कहता है हाँ वो ऐसा जरूर कराएगा। अब अगले सीन में जब कर्ट वहाँ आता है तब वहाँ उसे रॉयल कोर्ट मेज मिमिको दिखती है और यही कर्ट का एप्टीट्यूड टेस्ट लेगी। मिमिको कहती है, मैं यहाँ मिस ऑफेलिया के कहने पर आई हूँ, उन्होंने आपको रिकमेंड किया है, साथ ही मैंने तुम्हारा मैजिक क्रिस्टल भी देखा। अब इसके बाद रात के वक्त हम देखते हैं कि ये सभी सेलिब्रेट कर रहे थे। कर्ट यहाँ बहुत ज्यादा खुश था। दूसरी ओर यूलिशिया मिमिको से पूछती है कि कर्ट का रिजल्ट क्या आया। मिमिको बताती है कि उसने कर्ट को ये बताया है कि वो कुकिंग, माइनिंग, क्लीनिंग और बाकी की चीजों में बी और सी रैंक पर है। पर असल में जब मिमिको ने कर्ट का एप्टीट्यूड टेस्ट देखा, उसकी सारी एबिलिटीज ट्रिपल एस रैंक की हैं। यहाँ तक कि कर्ट की मैजिकल पावर भी मिमिको से ज्यादा है। और दोस्तों अब इसीलिए कर्ट इनका सीक्रेट एटेलियन मिस्टर बनेगा ताकि ये लोग उस गुनहगार को ढूंढ पाएं जिसने प्रिंसेस लीसलॉट पर कर्ज लगाया था। पर दोस्तों हम देखते हैं कि ना चाहते हुए भी क्रिश्चियन की सारी बातें सुन लेती है। सो ये दोनों चिल्लाकर कहने लगती हैं कि कर्ट का एप्टीट्यूड ट्रिपल एस रैंक का है और अगर किसी को ये बात पता चल गई तब तो ये बहुत ही खतरनाक होगा। क्रिश चिल्लाकर कहती है कि मैंने कुछ नहीं सुना। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम कर्ट को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि आज वो पहली बार एक हाई स्पीड कैरेज में बैठा है और ये सभी इस वक्त जिस टाउन में जा रहे हैं वहाँ पर कोई टेलीपोर्टेशन स्टोन नहीं है, इसीलिए इन सबको कैरेज से होकर जाना पड़ रहा है। ये सभी इस वक्त फ्रंटियर टाउन की ओर जा रहे हैं जो कि डीमंस लैंड के पास एक मिलिट्री बेस है और इन सब का जो एक नया अटेलियर है वो एक क्रूशियल सिटी में है। पर इन सभी में इतनी काबिलियत है कि ये सभी उस जगह पर सब कुछ सही कर सकते हैं। पर ये सारी बातें सुनते हुए साइना मन में कहती है, मेरे भाई और डेंजो इनका साथ दे रहे हैं। तभी कंस पूछता है कि ये नया एटेलियर मिस्टर आखिर है कौन?
यूलिशिया कहती है कि वो काफी सम्मानीय शख्स है, पर दोस्तों साइना को लगता है कि बाकी सब उसे, उसके भाई और डेंजो को किसी जाल में फंसा रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी फ्रंटियर टाउन के पास पहुंच जाते हैं। पर यहाँ आते ही कर्ट थोड़ा मायूस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो पहले दीवारों को रिपेयर करने का काम कर चुका है, लेकिन उसे 3 दिन में ही काम से निकाल दिया गया। लेकिन कर्ट के जाने के बाद से अब तक ये दीवारें कुछ खास रिपेयर नहीं हो पाई हैं। और इसके बाद ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां इनका नया एटेलियर बेस होने वाला है। एक बहुत बड़ा खाली सा मैदान, और यहाँ पर ये काम चल रहा है। इस काम के पूरा होने तक इन सभी को बस होटल में जाकर इंतजार करना है। यूलिशिया कर्ट से कहती है, क्या तुम एटेलियर बनाने का काम अकेले कर सकते हो कर्ट? कर्ट कहता है कि वो एक दिन में एक लकड़ी का घर तो बना सकता है, पर इतनी बड़ी बिल्डिंग एक दिन में वो नहीं बना पाएगा। पर मैं ये काम 3 दिन में कर सकता हूँ। यूलिशिया कहती है, तुम्हें जितना टाइम चाहिए ले लो और इस एटेलियर को अपने अनुसार बनाओ। सो कर्ट यूलिशिया को एक आइटम्स की लिस्ट देता है जिसकी कर्ट को जरूरत पड़ेगी। और ये सब देख साइना मन में कहती है, आखिर ये कैसी लिस्ट है? यूलिशिया भी ये नोटिस कर लेती है कि साइना को कुछ शक हो रहा है, इसीलिए वो कहती है, अब हम सभी को होटल चलना चाहिए ताकि हम कर्ट के काम के बीच में ना आए। यानी कि दोस्तों अब कर्ट यहाँ अकेला काम करेगा, वहीं बाकी सब होटल में जाकर आराम करेंगे। ये यूलिशिया, मैं इसे गालियां देना चाहता हूँ पर क्या करूँ, कुछ कह नहीं सकता। अब होटल में आकर यूलिशिया इन सभी से कहती है कि वो इनसे कुछ बात करना चाहती है। साइना कहती है, अब तुम जरा इन्हें जल्दी बताओगी कि उस गेम में कुछ आयरन ड्रैगन गोलेम्स थे जिन्हें कर्ट ने हराया, वो भी सिर्फ एक छोटे से खंजर से। हमें सच सच बताओ कि आखिर कर्ट है कौन और तुम दोनों कौन हो? यूलिशिया बताती है कि वो एक ऐसी एडवेंचरर है जो डायरेक्टली रॉयल फैमिली के अंडर काम करती है, और ये मोहतरमा है लिजेलॉट होमुरस, इस किंगडम की तीसरी राजकुमारी। जो सुन इनके होश उड़ जाते हैं। लीजे बताती है कि कुछ कारणों से वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाए हुए हैं। साइना पूछती है, तो फिर कर्ट कौन है? यूलिशिया कहती है, हम नहीं जानते कि कर्ट असल में कौन है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि कर्ट की कॉम्बैट स्किल G रैंक की है, पर उसके बाकी के एप्टीट्यूड SSS रैंक के हैं। कंस कहता है, ये तो वही लेजेंडरी रैंक है जिस पर लोगों को ये तक यकीन नहीं कि ये एग्जिस्ट भी करती है। यूलिशिया कहती है, पर कर्ट इस बारे में नहीं जानता और हम उससे ये बात छुपा रहे हैं। हमने उसे इतना बताया है कि वो B रैंक का है, और मैं आप सबको बता दूं कि हमारा वो नया एटेलियर मिस्टर खुद कर्ट है। साइना पूछती है कि आखिर तुम इस तरह से उसे धोखा क्यों दे रही हो? मैं ये पूछते हुए 2 गालियां भी देता। यूलिशिया कहती है कि अगर हम उसे सच भी बता दें तब भी वो हम पर यकीन नहीं करेगा, और अगर किसी गलत आदमी को कर्ट की काबिलियत के बारे में पता चल गया तब वो कर्ट से गलत काम करवा सकता है। साइना कहती है कि इस वक्त तुम उसका इस्तेमाल कर रही हो। भैया डेंजो, हमें इनके साथ काम नहीं करना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। पर कंस अपनी बहन को शांत करता है, और इसके बाद लीसे बताती है कि कर्ट के हाथों का बना पॉलिश खाकर उसका कर्ज भी टूट गया। यूलिशिया बताती है कि कोई लीसे की जान लेना चाहता है, और इसी वजह से हम इस टाउन में एक एटेलियर बना रहे हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो शख्स कौन है जो लीसे की जान के पीछे पड़ा है। पर कर्ट इसके बारे में कुछ नहीं जानता, और उसे तो ये तक पता नहीं था कि लीसे एक राजकुमारी है, पर फिर भी उसने लीसे की जान बचाई और बदले में कुछ नहीं मांगा। यूलिशिया कहती है कि कर्ट दिल का बहुत अच्छा है और इसीलिए मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। लीसे भी कहती है, एक राजकुमारी के तौर पर नहीं बल्कि कर्ट की एक दोस्त के तौर पर मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप हमारा साथ दें और कर्ट से ये बात छुपाए रखें। ये सुन डेंजो कहता है, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, सिर्फ इसीलिए नहीं कि आपने हमसे पूछा है, बल्कि इसीलिए भी कि कर्ट हमारा दोस्त है, और एक सामुराई होने के नाते मैं कर्ट के अलावा आप दोनों की हिफाजत करने की भी कसम खाता हूँ। साइना कहती है, हमें कर्ट से मिले ज्यादा दिन नहीं हुए हैं और हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। यूलिशिया कहती है, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, पर साइना कहती है, नाटक मत करो कि तुम मुझे समझती हो। पर वो कहती है, मैं तुम्हें समझती हूँ क्योंकि मुझे भी कर्ट से मिले बस 6 दिन ही हुए हैं। और ये बात सुन साइना वहाँ से ये कहकर चली जाती है कि उसे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अब बाहर आकर साइना इसी बारे में सोच रही थी कि कर्ट को सच्चाई का पता होना चाहिए, पर जब वो कर्ट के पास आती है तो ये देख हैरान हो जाती है कि कर्ट ने इतने कम वक्त में कितना सारा काम कर लिया है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि कर्ट ने सारा काम अकेले ही किया है। वो मन में कहती है, बेचारा, इसे लगता है कि ये B रैंक पर है। जिसके बाद वो कहती है कि कर्ट तुम कमाल के हो। सो कर्ट कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, उसके होम टाउन में हर कोई ऐसा कर लेता है। सो अब साइना पूछती है, कर्ट क्या तुम्हें इस बात का बुरा नहीं लग रहा कि सारा काम तुम अकेले पर थोप दिया गया है? पर कर्ट कहता है कि नहीं, मैं तो काफी खुश हूँ
क्योंकि अपनी पुरानी पार्टी में सभी मुझे यूजलेस कहते थे और इसी वजह से उन्होंने मुझे लात मार कर निकाल दिया। लेकिन इस वक्त मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं किसी के काम आ पा रहा हूँ। ये सुन साइना को याद आता है कि यूलिशिया ने क्या कहा था, कर्ट दिल का बहुत अच्छा है। और अब साइना भी खुश हो जाती है क्योंकि वो सब कुछ समझ चुकी है। वो कहती है, हम दोस्त है ना कर्ट। अब अगले सीन में हम डेंजो को देखते हैं जिसके पीछे कोई बैठा हुआ था। वो लड़की कहती है, आपका वो चौथा पार्टी मेंबर बिबिनोके एक कमीना शख्स है जो अपनी पार्टी के साथ गद्दारी करता है। अब तक वो कई सारी पार्टीज में रह चुका है और उसने इस गुफा में जाने का क्वेस्ट इसीलिए चुना क्योंकि वो साकुरा पार्टी को खत्म करना चाहता था और इसी वजह से वो बीमारी का बहाना बनाकर तुम लोगों के साथ नहीं आया। ये सब जानने के बाद डेंजो उस लड़की को उसके काम के पैसे दे देता है, जिसके बाद वो लड़की यहाँ से चली जाती है। फिर हमें एक बार दिखाया जाता है जहाँ एक शराबी एक वेट्रेस के साथ बदतमीजी कर रहा था, जिसके बाद हमें पता चलता है कि इसी का नाम बिबिनोके है, साकुरा पार्टी का चौथा मेंबर। और ये इस बात से परेशान था कि उस मिशन के बाद भी साकुरा पार्टी बच गई, लेकिन अगली बार मैं उन सबको खत्म कर दूंगा। और मैंने तो ये तक सुना है कि वो एक नए अटेलियर में शामिल हो गए हैं जो थर्ड प्रिंसेस से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगले ही पल में वो देखता है कि उसके पीछे डेंजो है और वो उसे देखकर वहां से भागने लगता है। भागते हुए वो सोचता है कि आखिर उसे पता कैसे चला, पर अगले ही पल में वो कुछ धागों में बितकर गिर जाता है और हम देखते हैं कि डेंजो उसी के पीछे आ रहा था। डेंजो कहता है, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि दाल में कुछ तो काला है, आखिर तुम अचानक ही बीमार कैसे पड़ गए। बिबिनोके कहता है, मुझे माफ कर दो, हम दोस्त थे, तुम्हें याद है ना। पर अगले ही पल में डेंजो अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है और कहता है, मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं मानता और अगर तुम कभी भी मेरे दोस्तों के पास भी आए तब तुम्हारा हश्र बहुत बुरा होगा। ये कहकर डेंजो वहां से चला जाता है और हम देखते हैं कि डेंजो को जिस लड़की ने सारी जानकारी दी थी वो वंदना है और वो छुपकर सब कुछ देख रही थी। वो देखती है कि कुछ लोग आकर बिबिनोको को यहाँ से ले जाते हैं। वो कहती है कि अरे ये तो उस फैंडम के लोग थे जो द थर्ड रैंकिंग रॉयल कोर्ट मेज मिमिको के अंडर आते हैं। तभी वंदना के पास एक कौवा चिट्ठी लेकर आता है। ये चिट्ठी मार्लेफिस की थी। दोस्तों, फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और हमें ये जानने को भी मिलता है कि वंदना का कोई मास्टर है जिसके कहने पर वो ये सब कुछ कर रही थी और अब वो जाने वाली है कर्ट के होम टाउन में। दूसरी ओर एक जगह पर हम मार्लेफिस को देखते हैं जो भारी भारी सांसें ले रही थी। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि कर्ट पूरा का पूरा एटेलियर बनाकर तैयार कर चुका है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर कुछ फलों के भी पेड़ लगे हैं जिन पर फल भी लगे थे। तभी बहुत ज्यादा खुश होते हुए लीसे कहती है कि ये मेरा और सर कर्ट का लव नेस्ट है। तभी कर्ट इनके पास आता है। वो कहता है, माफ करना, मैं तुम लोगों का अच्छे से स्वागत नहीं कर सका। यूलिशिया कहती है, कोई बात नहीं, चलो अब अंदर चलते हैं। अब इन सबको अंदर लाकर कर्ट ने सबसे पहले एंट्रेंस दिखाता है और इसके बाद इस मेंशन की वाटर पाइपलाइन दिखाता है। यूलिशिया पूछती है कि उसने ये वाटर टैंक कैसे बनाए। कर्ट बताता है कि उसने सैफायर का यूज करके मैजिक क्रिस्टल क्रिएट किया और ऐसे ही वो ये जो बातें बता रहा था वो मेरे साथ साथ साइना और उसके भाई को समझ नहीं आती। जिसके बाद वो उन सबको उनके कमरे दिखाता है। दोस्तों, कर्ट ने ये बेड्स भी बनाए हैं ग्रिफिन फीदर का इस्तेमाल करके। और इसके बाद कर्ट इन सबको एटेलियर मिस्टर का कमरा दिखाता है और वो यूलिशिया से पूछता भी है कि एटेलियर मिस्टर यहाँ पर कब आएंगे। यूलिशिया कहती है कि वो बहुत बिजी रहते हैं, इसीलिए वो थोड़े दिन बाद आएंगे। वैसे तुम्हारा कमरा कहाँ है कर्ट? कर्ट बताता है कि उसे सिर्फ घर के काम करने हैं, इसीलिए वो किचन के पास एक छोटा सा एरिया है, वहीं सो जाया करेगा। जिस पर ये सभी कहते हैं कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे और वो सभी कर्ट से एटेलियर मिस्टर का कमरा इस्तेमाल करने को कहते हैं क्योंकि एटेलियर मिस्टर तो यहाँ कुछ दिन बाद आएंगे ना, तब तक तो कर्ट यहाँ रह ही सकता है। जिसके बाद ना चाहते हुए भी कर्ट को इन सब की बात माननी पड़ती है और वो एज अ केयरटेकर इस कमरे में सो जाया करेगा, लेकिन सिर्फ तभी तक जब तक एटेलियर मिस्टर यहाँ आते नहीं। जिसके बाद यूलिशिया पूछती है, वैसे कर्ट, क्या तुमने इस मेंशन के चारों ओर एक ऐसा बैरियर बना लिया है जो कर्सेस से बचाए रखे? कर्ट बताता है कि उसके लिए ये कर पाना थोड़ा मुश्किल है और ये जानने के बाद अब यूलिशिया को इस मेंशन के चारों ओर मिमिको द्वारा दिए गए वो टेलिस्मान लगाने पड़ते हैं जो कर्सेस से इन्हें बचाए रखें। और जब वो एक टेलिस्मान लीसे के कमरे के बाहर लगा रही थी तभी लीसे बाहर आकर कहती है, तो सर कर्ट, आप यहाँ आ ही गए, मैं आपका इंतजार कर रही थी। यूलिशिया पूछती है, आप इतनी रात में कर्ट का इंतजार क्यों कर रही थी? हाँ, लीसे कहती है, क्यों, क्या हुआ?
तुम्हें जलन हो रही है? यूलिशिया पैनिक होते हुए कहती है कि आप ये कैसी बात कर रही हैं? आखिर मुझे जलन क्यों होने लगी? और इसके अलावा कर्ट ऐसी चीजें जरा भी नहीं समझता, इसलिए उसके साथ आप जरा सही से रहिए। अब अगले दिन हम कर्ट को खाना बनाते हुए देखते हैं, पर तभी एक क्यूट सा एप्रन पहनकर वहाँ लीसे आ जाती है। यूलिशिया कहती है कि तुमने ये क्या पहना हुआ है? कर्ट कहता है मुझे भी ये थोड़ा अजीब लगा, पर मिस लीसे ने बताया कि उनके घर में ये सब पहनना आम बात है। तभी लीसे बताती है कि उसने पीछे कपड़े पहने हुए हैं, पर इसी दौरान यहाँ साइना आ जाती है। वो कहती है उसे भूख लगी है। कर्ट कहता है हाँ, बस खाना बनकर तैयार हो ही गया है। जिसके बाद कर्ट इन सबसे पूछता है तुम लोग चाय पियोगे या कॉफी? लगता है कि कर्ट के पास पतंजलि दंत कांति भी होगा। और यही देख यूलिशिया मन में कहती है ये कितना वाइफ मटेरियल है, मैं इसे अभी अपनी पत्नी बनाना चाहती हूँ। और इसके बाद खाना खाते हुए सभी को कर्ट के हाथ का बना खाना बहुत अच्छा लगता है। पर दोस्तों तभी यूलिशिया देखती है कि यहाँ कर्ट नहीं होता। लीसे बताती है कि कर्ट मेंशन के आसपास पड़े कचरे की साफ सफाई कर रहा है। ये बात सुन यूलिशिया परेशान होकर कर्ट के पास जाने लगती है। वो आकर देखती है कि कर्ट दरवाजों पर लगे इन टेलिस्मानों को साफ कर रहा है और वो इन्हें साफ भी कर लेता है। जो देख यूलिशिया हैरान हो जाती है, क्योंकि मिमिको ने उसे बताया था कि एक बार लगने के बाद इन टेलिस्मानों को कोई नहीं हटा सकता। और इसी वजह से यूलिशिया घुटनों पर बैठ जाती है। कर्ट पूछता है कि आखिर ये निशान बनाए किसने होंगे? यूलिशिया कहती है कि ये काम जरूर से स्क्रॉलर्स का होगा। ये छोटे से ब्रश का इस्तेमाल करके ये छोटा सा प्राणी अजीब सी चित्रकारी करता है। और कर्ट यूलिशिया की बात पर यकीन भी कर लेता है। पर दोस्तों अब यूलिशिया के पास और टेलिस्मान नहीं होते जो कर्सिस से लीसे की हिफाजत कर सके, और मिमिको के पास से टेलिस्मान लाने में कुछ दिन लग जाएंगे। तब तक क्या मैं उसे प्रोटेक्ट कर पाऊंगी? और इसी सवाल के साथ ये पार्ट एंड होता है। वैसे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा और क्या तुम्हें इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए। मैं मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।